नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये खबर सामने आ रही है मुंबई से। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए सचिन वाजे को डिसमिस कर दिया गया है। एपीआई सचिन वाजे बर्खास्त कर दिए गए हैं। मुंबई से ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी थी। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, मुंबई में एपीआई सचिन वाजे बर्खास्त और इस तरह की स्थिति मानी भी जा रही थी कि बन सकती है। विस्तार से बताइए पूरे मामले के बारे में और इस बर्खास्तगी को लेकर क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, एपीआई सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं। उनके ऊपर मनसुख हिरन नामक एक व्यक्ति के मर्डर का और अंबानी के बाहर एक्सप्लोजिव जिलेटिन स्टिक्स रखने का जो इल्जाम है, ये दोनों केसेस को आप कह सकते हैं एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। एपीआई वाजे जो है वो इससे पहले क्राइम ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे और कई बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए, लेकिन उसके बाद उनका ये 2 क्राइम में नाम सामने आया। इससे पहले भी खाजा यूनिस एनकाउंटर केस में सचिन वाजे सस्पेंड हुए थे, लेकिन वो सर्विस से डिसमिस नहीं हुए थे बल्कि रिइंस्टेट हो गए थे। और इस बार जो है मुंबई पुलिस सर्विस से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनका डिसमिसल ऑर्डर जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने निकाल दिया है। पहले सस्पेंड हुए थे जब एनआईए में अरेस्ट हुआ और अब उनका डिसमिसल ऑर्डर आ चुका है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो मुंबई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे की बर्खास्तगी हुई है। इंटीलिया मामले में तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी है उसके बाद ये महत्वपूर्ण कार्रवाई। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं शव ही सत्य है। जी हां, इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। गंगा की लहरों पर मरे हुए आदमी के शव कह रहे हैं कि उन्हें बहाया गया है। 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, 40-50 शव यूपी से बिहार तक गंगा में तैर रहे हैं। ये वो शव हैं जिन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ये वो शव हैं जिनकी पहचान तक छीन ली गई है। सरकारी फाइलों में भले ही इनका नाम ना दर्ज हो, मगर सच यही है कि मौत हुई है। अफसोसनाक है, लेकिन शव ही सत्य है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई कैसे कह दे कि झूठ है ये तस्वीरें, कोई कैसे कह दे कि ये लाशें नहीं हैं, कोई कैसे कह दे कि कहीं कोई मरा ही नहीं, कोई कैसे कह दे कि कोरोना से मरने वाले जो आंकड़े हमें दिखाए जा रहे हैं वो सच्चे हैं। अगर वो आंकड़े सच्चे हैं तो फिर ये क्या है? बक्सर में गंगा की लहरें मुर्दों का मोहल्ला बन गई हैं। लहरों पर खत्म हो चुकी सांसें तैर रही हैं, अपनों को महामारी से बचा लेने वाली आसें तैर रही हैं, लाशें तैर रही हैं। हम मौजूद हैं बक्सर जिला के महादेवा घाट पर, गंगा के किनारे। यहाँ पर कल लाशें मिली थी काफी संख्या में। बताया जाता है कि 40 की संख्या में ये लाशें यहाँ पर मिली थी, जिसे बाद में दफना दिया गया। ये जो बक्सर जिला है उसके ठीक उस पार आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का इलाका है। और ये जो घाट है जहां आज लाशें जल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आज जलाया जा रहा है लाशों को। ये शव किसके हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से बह कर आए हैं? कल सर उत्तर प्रदेश ले परसों नरसों लाश बह कर आई थी और महादेवा घाट लगी हुई थी, स्मशान घाट। और यहाँ का प्रशासन जो है कल गड्ढा उड्ढा खुनवा कर उन लोगों को माने तुपवा दिया गया। यही यहाँ का है। और यहाँ भी तो प्रभावित करने का पहले कुछ आपदा से पहले एक आध लाश प्रवाह हो जाती थी, लेकिन इस समय तो लाश को जलाया जाता है सर। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गांव के किनारे घाट पर 1-2 नहीं बल्कि कई शव बहते नजर आए हैं। और शव किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन के जुबान पर अलग अलग बयान हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका
ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते इन्हीं शवों पर यहीं के वीडियो के आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं। जैसे देखने में ये आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं। क्योंकि इस श्मशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। यहाँ पे करीब 40 से 50 लाशें आके लगी हुई हैं। जब इसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ घाट के किनारे पहुँचे तो यहाँ के लोग कुछ और दावा कर रहे हैं। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ संक्रमित? हाँ, संक्रमित लाशें हैं वो। ऐसे ही हालात यूपी के भी हैं। देखिए, ये यूपी के गाजीपुर में गहमर गांव में गंगा का किनारा है। यहाँ बक्सर की ही तरह शव तैर रहे हैं। गिनती करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, शवों की संख्या बहुत है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। गंगा में इस तरह से उतराते शव लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पहले से कोरोना की मार से जूझ रहे लोग शवों के सड़ने से होने वाली बीमारियों के शिकार न हो जाएं। लेकिन इन सब के इतर इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि लोग मर रहे हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, मगर ये भयानक तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और सुजीत झा के साथ विनय कुमार सिंह, गाजीपुर, आज तक। गंगा में तैरते हुए शव बताते हैं कि हालात बिगड़े नहीं, बदतर हो गए हैं। शहर शहर कहर मचा हुआ है। पहले ही शहरों में अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की मारामारी थी, मगर गांवों के हालात तो और ज्यादा दहलाने वाले हैं। गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था शून्य और सिस्टम में सन्नाटा पसरा है। सवाल ये कि कोरोना की चपेट में आ चुके गांव इस महामारी से आखिर कैसे जूझ रहे हैं। आज तक ने इसकी पड़ताल की है। देखिए, यूपी में आगरा के करीब एक गांव का गम और गुस्सा। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। यूपी के इस गांव में सन्नाटा है। सड़कें खाली हैं, गलियां सूनी हैं। गांव में कोरोना की घुसपैठ की पड़ताल करने आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब आगरा के कुरगवा गांव पहुंचे, हाहाकार और चित्कार की तस्वीरें दिखी। उन्होंने एक एम्बुलेंस देखा और एक मरीज की दहला देने वाली हालत देखी। गंवा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये यूपी का ही एक गांव है। वही यूपी जहां चंद दिन पहले पंचायत चुनाव हुए हैं। अब उसका असर गांव-गांव दिखने लगा है। इन गांव वालों की माने तो 20 दिन में 15 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इलाज के इंतजाम के नाम पर इस स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको मरीज के साथ साथ व्यवस्था भी चारपाई पर कराहती दिखेगी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर कुरगवा गांव में कोरोना संक्रमण का इतना ज्यादा कहर यहां पर बरपा हुआ है कि लोगों की जब टेस्टिंग की गई तो उसमें से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है और ये आइसोलेशन सेंटर कोई यहाँ अस्पताल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय कुरगवा विकासखंड एतमादपुर ये लिखा हुआ है
और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग चारपाई में इस वक्त लेटे हुए हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जंग में मुस्तैदी दिखा रहे हैं, इलाज के पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के ऐसे दावों की सच्चाई आपको गांवों में दिख जाएगी। आपको दिख जाएगी यूपी के गांवों में भगवान भरोसे व्यवस्था की असलियत। एक गांव का हाल तो आपने देख लिया। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर जब करीब के दूसरे गांव बमरौली कटारा पहुंचे तो वहां क्या देखा, वो आप भी देखिए। 35 से 40 हजार जनसंख्या वाले इस गांव में लगातार दहशत का माहौल है। ये बमरौली कटारा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गांव के लोगों में एक तरीके का दहशत इस बात को लेकर के है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके की यहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं, सुविधाएं किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से इस गांव में नहीं दी गई हैं। इतनी जनसंख्या वाला ये गांव है और इसमें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है उसकी हालत क्या है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कमरे हैं, आप देखिए हर एक कमरे के आगे ताला लटका हुआ है और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना तो ये ताला कभी खुलता है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हालांकि गांव वालों की तरफ से जो जानकारी मिली है, यहाँ बाकायदे डॉक्टर और नर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। ये गांव आगरा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ का अस्पताल खुद मरणासन है। 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं। कोई आज तक कोई आया ही नहीं उसके अंदर, ना कोई नर्स आई, ना कोई आया, ना वैक्सीन बनी, ना कोई वैक्सीन मिलती है, ना कोई दवा मिलती है। आदमी को जनरल भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आगरा भागना पड़ता है। शहर में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने गांवों का रुख किया है, जहां ना तो जागरूकता है, ना सावधानी है और इंतजाम तो पहले से औंधे मुगिरा है। त्रासदी और तकलीफ का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, आगरा, आज तक। गांव तो गांव ही होते हैं, वो चाहे यूपी के हों या बिहार के। बिहार के सीतामढ़ी के एक गांव में जब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे तो हालात हद से ज्यादा खराब दिखे। लोग बीमार हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चल पा रहा कि मौत कोरोना की वजह से हुई। संक्रमण का कुछ लक्षण होना ना चाहिए। ऐसा नहीं है यानी में से 90 लोगों को कोरोना का कुछ लक्षण नहीं है। आपको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा? डर लेके आप क्या कीजिएगा? चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। बताइए जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए। सीतामढ़ी के इस गांव ने हार मान ली है। ये मान लिया है कि कोरोना से इस लड़ाई में उनका कोई मददगार नहीं। लोगों ने खुद को ऊपर वाले और किस्मत के हवाले कर दिया है। कोरोना के लेकर के स्थिति तो कोरोना का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं था अभी तक में जी। लोग बूढ़ पुरान लोग मरे हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई एक हफ्ते में? एक हफ्ते में लगभग 4-5 गो आदमी मर चुका है, बूढ़ पुरान। कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग। कितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह में? जी जी जी। इलाज मिल पाया था? पहुंच पाए थे सीतामढ़ी? रास्ते में भी दम तोड़ा है। रास्ते में? हाँ, रास्ते में एक आदमी रास्ते में एक टेस्ट। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब इस गांव में पहुंचे तो हालात रोंगटे खड़े करने वाले थे। गलियों में कीचड़ ही कीचड़ था। सफाई के नाम पर स्प्रे करने की रस्म अदायगी हो रही थी। विभाग की ओर से गांव-गांव सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं सैनिटाइजर लेकर के यहाँ वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और ये कदम इसलिए उठाए गए। हालांकि इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट नहीं दी गई है। रेनकोट पहन के घर मकान दर मकान
अलग अलग गलियों में जा करके ये कोशिश ये कर रहे हैं। सैनिटाइजर कर रहे हैं। इसमें है क्या मशीन में आपके? सैनिटाइजर है और मेरा नाम नहीं पता है उतना। अच्छा, तो ये कहाँ ले जाते हैं आप, किन किन घरों पे चलते? छिड़काव कर रहे हैं घर में, द्वार पे, दरवाजा में, सड़कों पे, जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ पे छिड़काव। हर कोई करवाता है? हर कोई करने देता है आपको? आने देता? हाँ, करने देता है। जब संक्रमण ने पूरी तरह इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया तो स्वास्थ्य विभाग की चेतना जागी। जांच टीम गांव आई और जब टेस्ट होने लगा तो एक के बाद एक गांव वाले पॉजिटिव निकलने लगे। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में है और यहाँ गांव में जो बसंतपुर, माफ कीजिएगा, बसंतपुर गांव है और बसंतपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। ये दरअसल एक अच्छी तस्वीर है कि महामारी अगर फैली है तो गांव में सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन इस डायरी में अगर आज 60 टेस्ट हुए हैं, 8 लोग संक्रमित निकले हैं। आप ये समझिए कि प्रतिशत क्या होगा। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है। ये तो पानगी है, घर घर बुखार और खांसी की सुनामी है, लेकिन लोग डरते हैं, जांच कराने से झिझकते हैं, इसलिए घरों से नहीं निकलते हैं और कोरोना को दिन दुनी रात चौगुनी फैलने का मौका देते हैं। सबको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा? डर लेके आप क्या कीजिएगा? आप चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। बताइए किसको? जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए कोई भर्ती नहीं किया वहाँ पे। बताइए ये सब क्या कीजिएगा? मास्क वास्क पहना कीजिएगा। ये सब क्या कीजिएगा लेके? आपको भी है फीवर? जी, एक हफ्ते से। टेस्ट क्यों नहीं करवाया आपने? टेस्ट की सुविधा है ही नहीं, तो टेस्ट नहीं, आप तो गांव में हो रही है, टेस्टिंग वाले आए हैं। आए हैं तो अभी पता नहीं चला। गांव में है, स्कूल में है, टेस्टिंग के लिए जाइए, करवा लीजिए। अभी जाकर करवा लेते हैं, खबर नहीं होता है, पता नहीं होने देता है। आपको भी बुखार है? जी, हम एक हफ्ते से बुखार है, दवाई ले रही हो, सही हो जाए। बुखार है और जुकाम भी हो रहा ना, खांसी इतना होता है ना, बलगम भी उसमें बहुत आती है। इस गांव में आकर आज तक संवाददाता आशुतोष को यही लगा कि कोरोना को लेकर अज्ञानता का अंधकार ज्यादा है, दहशत इलाज पर भारी है, इंतजामों का टोटा है। ये बिहार के ज्यादातर गांवों का हाल है। आशुतोष मिश्रा, सीतामढ़ी, आज तक। उधर बिहार की राजनीति में आज पप्पू यादव के नाम का शोर गूंज रहा है। वो पप्पू यादव जो बिहार में कोरोना ग्रस्त मरीजों की लगातार मदद कर रहे थे, उन्हें महामारी कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पप्पू यादव बीजेपी नेताओं की पोल खोल रहे थे। कोरोना के इस भीषण काल में पप्पू यादव मरीजों के लिए उम्मीद बनकर दिखे थे। वो मरीजों की मदद कर रहे थे, किसी को ऑक्सीजन दिला रहे थे, किसी को दवाई, किसी को बेड, किसी को खाना। वो इसके साथ बता रहे थे कि कैसे अव्यवस्था का आलम है। वो बता रहे थे कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ 40 एम्बुलेंस कचरे की तरह पड़ी है। वो बता रहे थे कि पटना के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में पड़े हैं। मगर पप्पू यादव का सक्रिय होना नीतीश बाबू को खल गया। आज सुबह के सूरज ने दस्तक दी तो उसी दस्तक के साथ कई थानों की पुलिस पप्पू यादव के अहाते में थी। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस की पलटन पहुंची थी, ये बताने के लिए कि पप्पू की मदद अपनी जगह और नियमों को तोड़ने की सजा अपनी जगह। गिरफ्तार कर लिए गए पप्पू यादव। गिरफ्तारी हुई है ना, गिरफ्तारी में बाइक क्या गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं लोग। और ये ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। आपको उसमें क्या आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव ने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है। उन्होंने जो बताया, उनके जो वरीय पदाधिकारी थे
उन्होंने बताया कि हम इनको पेंडेमिक एक्ट में किए हैं और पेंडेमिक एक्ट में, और ड्यू टू इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था और ये इधर उधर मैंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति सुलग उठी। सबसे पहले पप्पू यादव के समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, हर लोगों की, डॉक्टर तक के लोगों की मदद करने वाले पप्पू यादव जब सड़क पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे तो 144 और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गलती की पप्पू यादव जी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो आज जिसके घर पर एम्बुलेंस मिल रहा है उन पर कोई सजा नहीं, उन पर कोई नहीं। क्या मानवता है? नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार दोनों मिलकर जबरदस्ती कर रहे हैं। जान बचाते थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे, देखते थे सब लोग, कितने लोगों को दवा, लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, उनको खाना देने का ही सजा मिला है सर। आरजेडी के नेताओं ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का गिरफ्तार होना मानवता के खिलाफ है। बहरहाल पप्पू यादव लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कानून के सामने खड़े हैं। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ फर्ज निभाया, पप्पू को धर दबोचा। अब लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर केस होगा, हो सकता है सजा भी हो, मगर जितनी तेजी से पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई उतनी ही तेजी अगर सरकार ने कोरोना के खिलाफ दिखाई होती तो शायद बिहार की स्थिति अलग होती। उत्कर्ष सिंह, पटना, आज तक। पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिन पर कोरोना नियमों की अनदेखी और सरकारी कामकाज में बाधा का आरोप लगाया है। वहीं 35 साल पुराने केस में आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव ने भी अपने खिलाफ हुए एक्शन पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश बाबू, पप्पू यादव को मार के आपको क्या फायदा? आपके भी बेटे हैं, मेरा भी घर है और पूरा बिहार मेरा है। आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप हमको 9 घंटा रखने में किए हैं, उतना मेहनत यदि आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते, अस्पतालों को बनाने में और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, आईसीएन में, सीएनएफ में 3 लोगों को, हम वहां गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिएगा? शंखनाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैक्सीन दिलवाओ सरकार। देश के तमाम शहरों में वैक्सीन की किल्लत हो गई है, तो इसका असर अब गांवों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि शहरों से लोग जुगाड़ करके गांव पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों के हक का टीका लगवा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम गांवों में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां शहरों से लोग गांवों में टीके लगवाने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए, पालघर के ग्रामीण इलाके में स्थित वैक्सीन सेंटर में कुछ शहरी युवाओं की स्थानीय लोगों से जोरदार बहसबाजी चल रही है। मुंबई, पुणे जैसे शहरों के रहने वाले इन युवाओं को शहर में वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिला तो गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और इन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। खासकर आदिवासी इलाकों में लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता भी नहीं है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन वैक्सीन ना लगवाने की बड़ी वजह वैक्सीन के बारे में जानकारी का अभाव है। वैक्सीन मिला आपको? नहीं। और वैक्सीन लगाओगे? नहीं लगाऊंगी, जब जरूरत पड़ेगी जब भी लगाऊंगी। अभी कैसे आपको मालूम गिरेगा कि अभी जरूरत पड़ रहा है आपको? लेकिन हम लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन वजन उठाते हैं, धूप में काम करते हैं। हाँ, हम लोग वैक्सीन नहीं चाहिए आपको?
जब जरूरत पडेगी जब ही लेंगे हम लोग, ऐसे नाही लेंगे. असं कोणी आलंच नाही. आम्ही वॅक्सिन कशी घेणार? आमच्या दारापर्यंत कोणी आलेच नाही आम्हाला सांगायला की असं झालंय, तुम्ही वॅक्सिन घ्या, काय तुम्ही दवाखान्यात जा, असं कोणी आलेच नाही आमच्यापर्यंत. पर जब शहरी इलाकों में वैक्सीन का स्लॉट ना मिलने से परेशान युवा आदिवासी ग्रामीण इलाकों का रुख करने लगे तो गांव वालों में भी थोड़ी चेतना आई और इसका विरोध शुरू हो गया. हमारा पालघर जिले से ज़्यादा मुंबई से, गुजरात से लोग आ रहे हैं. इसकी वजह से हमारे जिले में से जो है राइवल एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है, बहुत सारे इधर नेट का प्रॉब्लम है, तो हमारे जिले इधर के युवकों को लसीकरण से नहीं मिल रहा है. इसलिए हम लोग खुद इधर जो बाहर के गुजरात के और बम्बई से आए थे उनको हम लोग ने उसने देखा. मैं थे, अरुण माने थे, अक्षय संख्य थे, अमोल पाटिल हमारे आरोग्य सभापति वो भी थे. उन लोग को उस दिन हम लोग ने इधर से भगाया. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जिले के जो युवक है उनके बारे में प्रशासन ने कुछ तो भी सोचना मांगता है. क्या ऑनलाइन में हमारे इधर लोगों को लसीकरण हो ही नहीं रहा है. ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने में सब बाहर के ही लोग आ रहे हैं और हमारे इधर के लोग जाएंगे किधर? उन लोगों को लसीकरण किधर करेंगे वो लोग? यही हमारी शिकायत है और हम लोग शासन को यही बोलते हैं कि हमारे इधर ऑफलाइन की सुविधा जल्द से जल्द की जाए. सिर्फ मुंबई ही नहीं लेकिन गुजरात से भी 18 से 44 आयु वर्ग के लोग पालघर आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं. ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके की तस्वीर है. शहरों से वैक्सीन लगवाने आए लोगों को विरोध हो रहा है. गांव वालों का कहना है कि उनके पास इंटरनेट या तो है ही नहीं है तो बहुत स्लो है. गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग तो अब भी इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानते. इसका फायदा शहर के लोग उठाते हैं. इसीलिए वैक्सीन के लिए ऑफलाइन बुकिंग शुरू करनी चाहिए. पीएससी के अंदर 43 गाँव है जिसकी लोक संख्या कम से कम 50,000 के ऊपर है. अगर एक दिन में 100 लोगों को टीकाकरण कराएंगे तो उसमें कम से कम 1-2 साल लगेंगे गाँव का ये केस के अंतर्गत. लेकिन सबसे पहली ये बात है कि जो आपने ऐप और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है वो रजिस्ट्रेशन शहरों के लोग आके कर रहे हैं, जिसमें 99% लोग शहरों के हैं, जिसमें पुणे के लोग हैं, औरंगाबाद के लोग हैं. औरंगाबाद जिला परिषद के मुताबिक यहाँ के ग्रामीण इलाकों में 80% वैक्सीन शहर के लोग आकर ही लगवा रहे हैं. करमाड़ है, भेंडाला में है, तो 2-3 जगह से कंप्लेंट आई थी और मैंने वहाँ पे विजिट भी की. तो हमने ऐसा पाया कि 30-40% लोग हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है और जो हेडक्वार्टर से जा रहे हैं वो भी 30-40% है. तो अगर देखा जाए तो वो ग्रामीण पीएचसी में 80% तक के लोग वो ग्रामीण इलाके के बाहर के दिखाई दे रहे हैं. पर सच ये है कि कोई भी कहीं भी जाकर वैक्सीन लगवा सकता है. ऐसा कोई नियम नहीं है जो शहर के लोगों को गांव में जाकर वैक्सीन लगवाने से रोकता हो. पुणे जिला परिषद के सीईओ के मुताबिक शहर के लोगों की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि वैक्सीन लगवाने वो इतने दूर गए. ये बात सच है कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हमारे जो सबसे दूर के ब्लॉक्स एंड तालुका हैं वहां पर ऑलमोस्ट 200-225 किलोमीटर तक लोग जाके अपना वैक्सीनेशन करा के वापस आ रहे हैं. एक साइड की जर्नी इतनी लंबी करके जा रहे हैं, के लिए उनको पासेस चाहिए. उसी प्रकार के कुछ जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं उनके कंपनीज ने अनिवार्य किया है, वो इंटरनेशनल पॉलिसीज उन्होंने निकाला है कि आपको वैक्सीनेशन लेना है. इसकी वजह से जो स्पेशली एमएनसीज में जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जिनको फॉरेन जाके पढ़ना है या कुछ और अपने कारणों की वजह से जिनको ट्रैवल करना है, उन सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए अति तत्पर रहते हैं. ऑलमोस्ट इवन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रात को 2 बजे भी एक दिन वैक्सीनेशन का साइट ओपन करने के सेशन बुकिंग ओपन हुई थी हमारे पुरंदर करके एक तालुका है बिल्कुल पुणे के पास में, वो 3 मिनट में फिर भी सेशन साइट भर गया. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से ऐसी बहुत शिकायतें आ रही है कि टेक्नोलॉजी में आगे शहर के लोग गाँव में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए अलग से ऐप तैयार करने की मांग की है. महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में ज्यादा जानकारी नहीं है, इस बारे में 2 राय नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हो, ऐसा भी नहीं है. ऊपर से फोन नेटवर्क के इश्यूज, वैक्सीन की शॉर्टेज और शहरों में वैक्सीन सेंटर्स का कम होना, ये तमाम ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिसकी वजह से आज कई ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्थिति बनी हुई है. अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जो पूरे मामले से वाकिफ है, उनका कहना है इस स्थिति से निपटने का बस एक रास्ता है और वो ये कि राज्य को अब एक नई ऐप दी जाए. कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक. देश की राजधानी दिल्ली में टीके को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठनी हुई है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला तमाम और दवा कंपनियों को दिया जाए ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार खुद अब टीके के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी कर रही है। बड़ी मुसीबत है। कोरोना हो गया तो अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी, और कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने गए तो लाइन में मारामारी। राज्यों का आरोप है कि केंद्र उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं दे रहा है। जब से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है, तब से बड़े बड़े अस्पतालों के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं। कतारें तो लग ही रही हैं। दूसरी दिक्कत हो रही है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो कई लोगों को ये पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला था, तब क्या ये नहीं ध्यान में रखा था कि सबके लिए वैक्सीन है या नहीं है? वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे। अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका फॉर्मूला दूसरी दवा निर्माता कंपनियों के साथ साझा किया जाए। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती। दिल्ली सरकार राज्य में वैक्सीन की कमी का मामला उठा रही है। दावा कर रही है कि उसकी क्षमता 3 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की है। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर राजनीति का आरोप लगा रही है। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। यूपी हो या मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र, तमाम राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। टीकों के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।
दिल्ली हो या पंजाब, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, टीके की किल्लत से तमाम राज्य जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 जिलों में टीकाकरण शुरू हुआ था, लेकिन अब जम्मू में सिर्फ एक ही सेंटर पर टीका लग रहा है। पंजाब में टीके का टोटा पड़ गया है। महाराष्ट्र में भी स्थिति और विकट है। सेंटर पर लोगों की कतारें लग रही हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाए। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन की लाइन है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। न यहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न आपको व्यवस्था नजर आएगी, न आपको ये नजर आएगा कि आखिरकार लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्या वाकई कोविड से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। इतनी भीड़ और बदइंतजामी के चलते टीके लगवाने आए लोग हैरान हैं, परेशान हैं। यदि यही टोकन सिस्टम दिल्ली की तरह यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। अदरवाइज बुजुर्ग है, 60-65 के लोग लाइन में लगे हुए, उनको ये नहीं मालूम कि लिखवा रखा है। अब 11 बज गए, अभी तक का नंबर ना आया, फ्री वाले सारी व्यवस्था सर ये अव्यवस्थित है। हमारे हिसाब से तो इसको ओपन ग्राउंड में कर देनी चाहिए थी व्यवस्था, जैसे पोलिंग बूथ का सिस्टम जैसे उस तरीका करना चाहिए था। इस बदइंतजामी की एक वजह ये भी है कि राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है। यूपी में अभी सिर्फ 18 जिलों में टीकाकरण शुरू हो पाया है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र में भी वैक्सीन का अकाल पड़ा है। वैक्सीन सेंटर में लोगों की कतारें हैं और वैक्सीन बेहद कम। मुंबई में, महाराष्ट्र में वैक्सीन की भारी किल्लत है, ये बात अब तो जग जाहिर है। इस वक्त मैं मुंबई के कामा अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर जिस तरीके की हलचल है, सबसे पहले तो आप वही देखिए। हलचल सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोवैक्सीन इस अस्पताल में मिल रही है, लेकिन कोवैक्सीन की भी लिमिटेड डोजेस हैं। पर्सनली डॉक्टर हर्षवर्धन जी को रात को बात की, बहुत तफसील से बात हुई, लेकिन सही में केंद्र सरकार के पास आज जो उपलब्धता नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। और इसीलिए उनका भी ये कहना है कि दूसरा कोई चारा नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा मचा है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई। यहाँ आकर निराशा हाथ लगी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तीसरा दिन है, सुबह शाम आ रहे हैं। सुबह 9 बजे आते हैं तो कह दिया जाता है टोकन खत्म, और 2 बजे आइए पक्का लग जाएगा। 2 बजे आते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो वैक्सीन नहीं खत्म हो गए, जबकि 2 बजे से हम 2:45 बजे ही आ जाते हैं। मैं गुलमोहर से आया हूँ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, और मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ। और हर बार ये कहते हैं सुबह 9 बजे टोकन थोड़े से बांट के बंद कर देते हैं। जब तक पहुँचते हैं टोकन कहते हैं कि आप 2 बजे आइए। 2 बजे पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं कि अब आज तो वैक्सीन खत्म हो गई, अब आप आ जाइए। मध्य प्रदेश के ज्यादातर टीका केंद्रों का यही हाल है। टीकाकरण केंद्र खुलते तो हैं, लेकिन उन पर वैक्सीन खत्म का नोटिस चस्पा हो जाता है। भोपाल के एक 1100 क्वार्टर नाम का इलाका है, वहां मौजूद है। इस स्कूल में वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। इस वैक्सीन सेंटर में करीब 300 लोगों को अब तक वैक्सीन लग गई है, लेकिन जैसे ही 300 का ये आंकड़ा पार हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस है कि वैक्सीन अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। एक तरफ टीकाकरण केंद्रों पर हंगामा मचा है, वहीं राज्य सरकार दावा कर रही है कि वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। सरकारों की माने तो प्रदेश में अब तक करीब 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 साल के लिए करीब 1 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। इसके अलावा 13 लाख वैक्सीन आने वाली है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए 9 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने निष्पादित किया है। मैं मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मध्य प्रदेश में डिजाइन किया, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रही है। यदि हम फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें, हेल्थ जो वर्कर है उनकी बात करें, तो पहला डोज हमारा लगभग 4,33,000 लोगों को हमने वैक्सीन
प्रोग्राम से जोड़ा और सेकंड डोज में हमने 3,26,000 टोटल मिलाकर 7,60,000 हमारे हेल्थ वर्कर को हमने वैक्सीन लगाया। टीके की कमी से तमाम राज्य जूझ रहे हैं। 10 मई तक किस राज्य के पास वैक्सीन की कितनी डोज बची थी, इसका जरा आंकड़ा देख लीजिए। 10 मई को उत्तर प्रदेश के पास वैक्सीन की 12,71,000 डोज बची थी। गुजरात के पास टीके की 10,40,000 डोज बची थी। महाराष्ट्र में 7,18,00,000 डोज बची थी। दिल्ली के पास 4,44,000 डोज बची थी। पंजाब के पास 2,54,000 डोज, तो राजस्थान के पास 10 मई तक सिर्फ 1,20,000 डोज बची थी। जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 जिलों के 10 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हुआ था। उसमें से भी जम्मू में सिर्फ एक ही सेंटर पर टीके लग रहे हैं। लोगों को स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं। 1.5 लाख की जो है वैक्सीन की खेप आई थी 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए। 75,000 जो है वो जम्मू जिले के लिए और 75,000 जो है वो श्रीनगर जिले के लिए। लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन की जो है कमी है। इसीलिए अगर हम कोविन पर जाते हैं तो 10 केंद्रों के बजाय केवल एक ही केंद्र जो है वो दिख रहा है और वहां पर भी जो है स्लॉट पूरी तरह से बुक दिखाए जा रहे हैं। यही हाल पंजाब का है। यहाँ तमाम टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें लग रही हैं, लेकिन राज्य में टीके का ही अकाल पड़ा हुआ है। सरकार ये मानती है कि कोरोना के कहर से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय तो टीके लगवाना ही है, लेकिन तमाम राज्यों में टीकों की कमी एक बड़ी सच्चाई है और चुनौती भी। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आपने लॉकडाउन तोड़ने वालों की भीड़ देखी, अब हम आपको एक और भीड़ दिखाते हैं। ये वैक्सीन सेंटर की भीड़ है। यूपी के गाजियाबाद में एक टीका केंद्र पर भीड़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे शहरों का हाल भी ठीक नहीं है। गाजियाबाद के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ टूट पड़ी है। जरा इस हुजूम को देखिए। इस टीका केंद्र पर रत्ती भर जगह नहीं बची है। सिर से सिर टकरा रहे हैं। कदमों में जंग चल रही है। कोरोना से दहशत लोगों का दम निकाल रही है। जल्द से जल्द टीका लगवाने की होड़ लगी है। हर कोई सुरक्षित होना चाहता है, लेकिन टीके की किल्लत आड़े आ रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन की लाइन है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। न यहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न आपको व्यवस्था नजर आएगी, न आपको ये नजर आएगा कि आखिरकार लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्या वाकई कोविड से की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वाकई इस तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। आपको दिखाएं कि कैसे असहाय है पुलिस। एक जो सिपाही हैं वो यहाँ पर खड़े तो हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन लाइन में लगे हुए हैं। योगी सरकार ने लंबे चौड़े दावे किए थे। कहा था कि टीके का संकट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन गाजियाबाद की ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। थोड़ा सा सिस्टम तो बेकार है, ऊपर से गलती लोगों की भी। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ऊपर से पुलिस भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ व्यवस्थित है, कुछ अव्यवस्थित है। यदि टोकन सिस्टम दिल्ली की तरह यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। अदरवाइज बुजुर्ग है, 60-65 के लोग लाइन में लगे हुए। व्यवस्था सर ये अव्यवस्थित है। हमारे हिसाब से तो इसको ओपन ग्राउंड में कर देनी चाहिए थी व्यवस्था। जैसे पोलिंग बूथ का सिस्टम जैसे उस तरीका का करना चाहते सर। ये तो मैनेजमेंट अंदर की तरफ से होना चाहिए ना। अगर वो लोग अगर एक लोगों को कॉल कर रहे हैं या फिर कोई जुगाड़ से अंदर जा रहा है तो ये उन लोगों की कमी है। पब्लिक को तो लगेगा ना कि मेरे को वैक्सीन पहले लग जाए, लेकिन मैनेजमेंट तो अंदर से बनता है। जिन्हें दूसरा डोज लगना है वो भी हताश है, तो पहले डोज वाले भी निराश है। जिंदगी पर कोरोना का साया तो पहले से था। टीके से बचाव की उम्मीद थी, उस पर भी संशय और सवाल है। दिल्ली वाले भी परेशान हैं कि टीका लगाने का उनका नंबर कब आएगा, क्योंकि किल्लत से राजधानी को भी जूझना पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया।
वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज तक आपको लगातार दिखाता रहा है कि कैसे दिल्ली में टीका केंद्र पर भारी भीड़ जुट जाती है। इतनी भीड़ कि डर है कि कहीं ये संक्रमण को और न सुलगा दे। देश के लोगों के सामने इस समय दो समस्याएं हैं। एक समस्या है अस्पताल में बेड या ऑक्सीजन का इंतजाम करने की, तो दूसरी समस्या है कोविड की वैक्सीन लेने की। जब से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है, तब से बड़े बड़े अस्पतालों के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं। कतारें तो लग ही रही हैं। दूसरी दिक्कत हो रही है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो कई लोगों को ये पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला था, तब क्या ये नहीं ध्यान में रखा था कि सबके लिए वैक्सीन है या नहीं है। और अब मुंबई के दहिसर के इस टीका केंद्र का हाल देखिए, जहां बुजुर्ग महिलाओं को टीका के लिए मशक्कत करनी पड़ी। वो शाम को 7 बजे के बाद होता है, ये बोले 11 बजे बाद होता है, और बोले 7 बजे बाद होता है। 7 बजे और सुबह 5 बजे से सवाल है कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी ही भीड़ जुटती रही तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टीके से सुरक्षा तो बाद में होगी, पहले तो संक्रमण की सुनामी आएगी। गाजियाबाद से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।